to all of you। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसे कई कई जगहों पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या चीज़? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक फर्म के संसाधन आवंटन समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। फर्म के पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उसको एलोकेशन का जो प्रॉब्लम होता है उस पर ही क्या करता है, पूरा पूरा फोकस करता है, ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। दूसरा जो पार्ट है आर्थिक विश्लेषण के तरीके, कैसे हम उसको इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, उसके उपक्रम का फर्म की समस्या, जो उसके जो टूल्स है, उसको जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस टूल्स के माध्यम से इसको बताता है। तो दो तरीके को ये क्या करता है, फोकस करता है। जब इन दोनों बात एक साथ आ जाते हैं तो वो हमें बताता है अनुकूलतम हल, ऑप्टिमम सोल्यूशन की बात करता है। ठीक है, ऑप्टिमम सोल्यूशन। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है। प्योर इकोनॉमिक्स एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, एक समझ लो बहुत बड़ा स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये थ्योरेटिकल पार्ट और अप्लाइड साइंस यानी प्रैक्टिकल पार्ट दोनों को कम्बो है। क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम इसके हिसाब से भी देख सकते हैं, इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम, निर्णय समस्या, इसके अलावा निर्णयन सिद्धांत, डिसीजन साइंस, व्यावसायिक समस्याओं का अनुकूलतम समाधान, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, और परंपरागत अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसका फीचर क्या है, ये दिखता कैसे? तो व्यक्तिगत विश्लेषण स्वभाव, माइक्रो इन नेचर। एक व्यक्ति कितना खरीदेगा, एक व्यक्ति कितना बेचेगा, एक फर्म कितना सेल करेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा, इसके बारे में जो बात करता है वो होता है व्यक्तिगत विश्लेषण स्वभाव, माइक्रो इन नेचर। दूसरा है फर्म का अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक ऑफ फर्म, फर्म को जो है बताता है, फर्म का क्या कंडीशन है उसको ही क्या करता है, बताता है। इसके बाद तुलनात्मक स्थैतिक, कंपैरेटिव स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो हिलता डुलता ना हो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्थैतिक यानी स्टैटिक। तो तुलनात्मक, दो चीजों में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। इसके बाद आंशिक संतुलन। ये इक्विलिब्रियम जो है वो पार्शियली है, पूरा फुल्ली बैलेंस्ड नहीं है, पार्शियली बैलेंस्ड है। प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय, डिसीजन एट मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो टॉप लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल का काम है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का काम कौन करता है, जो फर्म है, इंडस्ट्री है, उस पर टॉप लेवल में जो बैठे हुए मैनेजमेंट है वो करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ में वो डिसीजन लेता है। तो वही चीज़ बता रहा, प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय अलग अलग, क्या प्लानिंग क्या करना है, कहाँ पे कंट्रोलिंग करना है, ये सब इस चीज़ के अंतर्गत आता है। फिर आदर्श आर्थिक विश्लेषण, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नॉर्मेटिव क्या बताता है, क्या है, ये चीज़ की बात नहीं करता। नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो ये नहीं बताता कि क्या है, क्या होना चाहिए, जहाँ पे व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इस पे जो फोकस करता है वह कहलाता है नॉर्मेटिव यानी आदर्श आर्थिक विश्लेषण। क्या होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव ना होकर, सब्जेक्टिव ना होकर, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, पूरा वर्णन करता है क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सारी चीज के बारे में क्या करेगा, आपको बताएगा। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या है, फीचर्स है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले नियोजन एवं निर्णय निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। किसी चीज का अगर प्लानिंग करना है, डिसीजन लेना है, तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का जानकारी होना चाहिए, तभी आप किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसकी जो एरिया है ना बहुत आगे बढ़ जाता है। दूसरा, अनिश्चितता को कम करने में सहायक, हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग अनसर्टेनिटीज। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज रहते हैं बिजनेस में, शॉक्स की बात करते हैं, बिजनेस शॉक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्लानिंग के तहत अगर हम चलते हैं, मैनेजमेंट इसमें आता है, तो प्लानिंग के तहत जब चलते हैं तो जो हमारा अनसर्टेनिटीज होते हैं, अनिश्चितता होता है, वो कम हो जाता है। हमें फॉरकास्टिंग करना पड़ेगा आगे, तो वो बताएगा कैसे हम फॉरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, ये चीजें।
पूर्वानुमान में सहायक, फॉरकास्टिंग, कितना हमारा सामान बिकेगा, कितना डिमांड होगा, प्राइस कितना बढ़ेगा, कितना प्राइस घटेगा, इन सब चीज को बारे में क्या करता है, फॉरकास्टिंग। तो फॉरकास्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या है, पार्ट है। ठीक, उसी में हमको बताते हैं कि अगर हम नए कमोडिटी के बारे में, नई वस्तुओं के बारे में अगर फॉरकास्टिंग करें तो उसका क्या मेथड होगा, पुराना जो वस्तु है, ओल्ड जो या एग्जिस्टिंग गुड्स है, उसके बारे में अगर हम डिसीजन फॉरकास्टिंग कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, वो सारी मेथड इसके अंतर्गत आता है। संगठन में सहायक, हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है, इंपॉर्टेंस के अंतर्गत है। इसके बाद नियंत्रण में सहायक, कौन सा काम कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में फुल प्रूफ प्लानिंग अगर हो जाएगा तो हम जो भी अननेसेसरी जो खर्चे हैं उससे बच जाएंगे और वो अननेसेसरी जो खर्चा है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो कंट्रोल में सहायक, कंट्रोलिंग में क्या करता है, सहायक, किसी चीज को सिस्टमैटिक वे में ले जाता है। व्यवसायिक नीतियों का निर्धारण, हमारा बिजनेस पॉलिसीज क्या है, उस पॉलिसी को क्या करता है, ये डिटर्मिनेट करता है। इसके बाद संदेश वाहन में सहायक, संदेश वाहन मतलब कम्युनिकेशन, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। संदेश वाहन का मतलब होता है कि आज के समय में क्या चल रहा है, किसी चीज का प्राइस कितना बढ़ रहा है, प्राइस कितना घट रहा है, आज का सिचुएशन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है कि आपका पीक पीरियड चल रहा है, कैसा, तो उसके बारे में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। बाह्य शक्तियों को जानने में सहायक, कब जितने भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है उससे हम कैसे निपटेंगे, ठीक है, किस प्रकार उसे मजबूती से सामना करेंगे, इसके बारे में हमको क्या करता है, बताता है। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका टेक्निकल हो गया, आपका पॉपुलेशन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, डेमोग्राफिक की बात करते हैं, लीगल की बात करते हैं, ठीक, कंपटीशन की बात करते हैं, तो ये सब हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस है। उन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, हमको वो क्या क्या चीज़ आने वाला है उसके बारे में क्या करते हैं, हम जानते हैं। तो ये सब हमारा इनका क्या है, इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो की जब बात करते हैं तो माइक्रो में बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिसमें परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करने की बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्ट, किसी परियोजना का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कब, जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में पता रहता है तब। दूसरा, फर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फर्म की बात करते हैं, तो इसका फर्म का स्वरूप, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है कैसा रहेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके फंक्शन है, कार्य है, लाभ का क्या नीति है ना, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका जो मोटो है कि कोई अदर, तो ये चीज़ हम यहाँ फर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, ये इसका क्षेत्र है। दूसरा, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, कैसे हम डिमांड एनालिसिस और फॉरकास्टिंग करेंगे। तो पहला, मांग निर्धारण, हमारा डिमांड का डिटर्मिनेशन करते हैं, कितना हमारा डिमांड होगा। दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग का लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि कितने परसेंट अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा तो उसके कंपेयर में कितने परसेंट हमारा डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कम या ज़्यादा होगा, ये कहलाता है मांग का लोच। इसके बाद मांग का नियम, मांग का नियम क्या बताता है कि जब भी किसी वस्तु का, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और किसी चीज का प्राइस डाउन होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो ये जो होता है मांग का नियम कहलाता है। मांग विभेद, अलग अलग जगहों में डिमांड कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, एक तरह का प्रोडक्ट है तो उसको कैसे हम डाइवर्सिफाई करके अलग अलग प्रोडक्ट में उसको लाएं, उस अलग अलग प्रोडक्ट का डिमांड को कैसे हम बढ़ाएं, तो ये कहलाता है मांग विभेद, डिमांड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, इसके बाद अगला जो आता है उत्पाद एवं लागत विश्लेषण, यहाँ पे कितना हमारा प्रोडक्शन होगा और कितना उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए लागत आएगा, इस चीज के बारे में एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं।
फिर मूल्य निर्धारण, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करना। मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे? आप बताइए, मार्केट में अगर 10 रुपये चल रहा है और हम 15 रुपये निर्धारित कर ले तो क्या हमारा सेल होगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। या 10 का चल रहा है, अगर हम 8 में कर दें तो हमको लॉस हो जाएगा। तो कितना प्राइस हमको डिटरमाइन करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है कि कैसे हम किसी चीज़ का प्राइस का डिटरमाइन करें। जब प्राइस वाले जब चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके के प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसके बाद पूंजी प्रबंधन, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग कहने का मतलब क्या होता है? दो तरह का बजट बनाते हैं, एक कैपिटल बजट बनाते हैं और एक इन्वेंट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, जितना हमारा प्रोडक्शन करना है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज करना है। लेकिन जब कैपिटल बजटिंग की जब हम बात करते हैं, पूंजी प्रबंधन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा, मान लो अगर हमने 10,000 का मोबाइल खरीदा है, ठीक है, तो आज हम खरीद के लाए, उसको 10,000 दे दिए, फिर घर आने के बाद अगले दिन हमको पसंद नहीं आता तो उसको वापस करने जाएंगे, क्या हमको 10,000 मिलेगा? क्या नहीं मिल सकता, क्योंकि वही तुरंत उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरह कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लगता है, और उस पैसे लगने के साथ साथ वो इनरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो हमको बहुत सोच विचार करके किसी प्रोजेक्ट को हाथ लगाने की बात करते हैं। तो यही चीज़ हमको कैपिटल बजटिंग में बताता है कि कैसे आप उस चीज़ का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट मैनेजमेंट, आप प्रॉफिट को कैसे, लाभ का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, कैसे आप प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज करते हैं, कस्टमर ज़्यादा बढ़ा कर करते हैं कि प्राइस को ज़्यादा बढ़ा रख करके करते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात करेंगे किसमें? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि किन किन जगहों पे हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हमारा जो मांग है वो कहाँ पे विस्तार हो सकता है और कहाँ पे उसका संकुचन, यानी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कहाँ पे बढ़ रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बाजार अनुसंधान, यानी ये जो एरिया है ये माइक्रो इन नेचर की बात करता है, ये सूक्ष्म कि एक फर्म क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो माइक्रो इन नेचर की बात करते हैं। तो इसका स्कोप माइक्रो वाला इतना सारा माइक्रो का है। मैक्रो समष्टिगत की बात करते हैं, जो एक बृहद लेवल के बारे में हम बात करते हैं। इसमें दो तरह का है, एक आर्थिक नीति जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, दूसरा होता है आर्थिक पर्यावरण जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब आर्थिक नीति के बारे में बात करते हैं तो आर्थिक नीति में मौद्रिक नीति जो सरकार बनाता है, ठीक है, आरबीआई, मौद्रिक नीति में आरबीआई बनाएगा। आरबीआई क्या बनाता है, कब हम सीआरआर को बढ़ाना है, कब सीआरआर को घटाना है, अप डाउन, ठीक है, कब उसके जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको कम या ज़्यादा करेंगे। तो ये मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है आरबीआई। प्रशुल्क नीति, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो ट्रेड एंड टैरिफ एक आता है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें ये आता है प्रशुल्क नीति। दो कंट्री या दो से अधिक कंट्रियों के बीच हम व्यापार करते हैं तो वहाँ पे सामान का आयात और निर्यात करने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया जिसको बोलते हैं प्रशुल्क नीति। लाइसेंस नीति, किसी जगह पे हम कैसे किसी इंडस्ट्री को बैठाएंगे, तो कई ऐसे जगह रहता है जहाँ पे हमको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ता है, और कई ऐसे जगह रहता है जहाँ से हमको लाइसेंस से मुक्त रहते हैं। जैसे हम 1000 डोज प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, वेपन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केमिकल है उसके लिए हमको लाइसेंस चाहिए। फिर कर नीति, टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स कैसे, डायरेक्ट टैक्स हुआ चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, कैसे हम बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे, ठीक, उस सब का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कर लेते हैं। आर्थिक पर्यावरण, जिसमें राष्ट्रीय है, पूरे राष्ट्र का क्या आय है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोग, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो फाइनली कंज्यूमर के पास जाता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो वो क्या होता है, उपभोग। तो कब एक उपभोक्ता अपने सामान को उपभोग करेगा, इसके बारे में यहाँ। रोजगार सिद्धांत, अलग अलग रोजगार के सिद्धांत, जैसे कीन्स का है और भी अलग अलग लोगों का है ना। तो यहाँ पर रोजगार का सिद्धांत, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कई मामलों में फुल एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा चलता रहता है। तो ये जब एक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा। एक सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए एक सामान्य प्राइस लेवल होना चाहिए। देखिए प्राइस लेवल दो तरह का होता है, एक जनरल प्राइस लेवल होता है, ये होता है जनरल, ये होता है जनरल प्राइस जो हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और एक होता है मार्केट प्राइस, ये क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस समय के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है,
कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये मार्केट प्राइस, तो जनरल प्राइस से रिलेटेड हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का महत्व, उसकी विशेषता, महत्व और क्षेत्र। ये अगर इतना आप स्टडी करते हैं तो एमकॉम के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कई कई जगहों में यही चीज का प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या है, अर्थशास्त्र जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है क्या चीज, ठीक, उसकी महत्व, उसकी विशेषता, उसके क्षेत्र के बारे में बताइए। इस तरह का आपको हमने ये शॉर्ट में वीडियो में आपको जो है हमने ये पूरे प्रबंधकीय जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में मैंने बता दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।